मैं जब उन दिनों को याद करती हूँ तो सहम सी जाती हूँ और फिर ज़हन में ये विचार आता है कि भगवान भी दो निगाहों से इंसानों को दो तरफ ज़िंदगी देते हैं। एक वो जो बिना किसी मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं, मान सम्मान सब कुछ, और एक वो जो अपने दिलो जान से हर रिश्ते को शिद्दत से निभाते हैं फिर भी तिरस्कृत किए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं। ये कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। एक ऐसा परिवार जिसमें 4 बहनें, 2 माताएँ और पिता एक साथ एक घर में रहते थे। पिता की एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। समय कटता गया, धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगे। पिताजी तब तक रिटायर हो गए। एकाएक परिवार की सारी ज़िम्मेदारियाँ भी शुरू हो गई, पिताजी के सर पर ही आ गई। दोनों बहनों की शादी के बाद अम्मा गुज़र गई। उनका किसी तरह से षष्ठ क्रम पूरे किए। मैंने भी इंटर की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास कर ली। मेरे पास होते हुए ही पिताजी ने शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। आखिर वो समय आ गया जब मेरी शादी तय हो गई और तय समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जो बनावटी दुनिया से बहुत दूर एक सादा जीवन जीती थी। मुझे नहीं मालूम था कि एकाएक जब शादी के बाद रिश्ते बदलते हैं तो कैसा महसूस होता है। एकाएक मेरा ध्यान टूटा और मैं जैसे लगा कि अभी अभी होश में आई हूँ। सखी सहेलियाँ मुझे सजाने संवरने में लगी रही थी। बारात दरवाजे पर आ गई। सभी लोग नाचने गाने में और स्वागत में लगे रहे। सारी रस्में रिवाज अच्छे तरह से निभाई गई। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं खुश हो या इसके बाद अपने परिवार से बिछड़ने का दुख करूं। दिमाग लगभग शून्य सा हुआ था। जो जैसा बताता था वैसे वैसे ही करती जाती। बारात विदा हो गई और मैं यहीं रह गई। कारण था कि विवाह में दुल्हन की विदाई नहीं होती। तो मेरी मांग में सिंदूर भरकर चले गए और मैं मूर्ख बनी देखती रह गई। 2 महीने का समय दिया गया। तीसरे महीने विदाई की रस्म करनी थी। पिताजी अपने बजट के अनुसार तैयारी में लग गए। वो फिर बारात लेकर दरवाजे पे आ गए, रात को रुके और अगली सुबह मुझे भी अपने साथ विदाई करा के अपने साथ ले चले। अभी कुछ दूर ही पहुँचे थे कि उन्हें नाश्ता पानी के लिए गाड़ी रोकी। गाड़ी में बैठे सभी लोग उतरकर जलपान के लिए चले गए और मैं उस साथ रह गई अकेले। अब समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूँ। दोनों ही चुप्पी साधे बैठे रहे। कुछ देर में इन्होंने ही चुप्पी तोड़ी। मुझसे कहने लगे कि मेरे घर भेदभाव नहीं होगा, सभी एक समान, एक बात में तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। इतना सुनते ही मैं जैसे तिलमिला गई। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे विषय में बिना कुछ जाने ऐसा विचार रखते हैं। इस उथल पुथल में अचानक से रोने लगी। तभी उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जैसे जैसे राह का सफ़र कट गया, गाड़ी दरवाजे पर पहुंच गई। सभी औरतें गीत गाते हुए नई नवेली दुल्हन का स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म होने लगी। तभी औरतें मेहमानों में मुंह दिखाई की रस्म की ढेर सारी तोहफे दिए। लेकिन इसी बीच जब जब घूंघट उठता तो तब तब सासू माँ कहती, अरे सफ़ेद वाली गोरी नहीं है, लाल वाली गोरी ही है। पहली बार में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बात पूरे 2-3 सालों तक चली। खैर छोड़िए, वो तो बाद की बात है। अभी तक तो सारी रस्में हो गई हैं। मैं भी दुल्हन बनी सुहाग सेज पर जा बैठी। एक अनजान घर में अनजान कमरे में बिस्तर पर बैठी इंतज़ार की घड़ियां गिन रही थी। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन किससे क्या कहती समझ नहीं आ रहा था। मैं भी बीच बीच में आकर कनखेलियों में मुझे देख जाते, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते थे। समय बीत रहा था कि अब 3 बजने वाले थे। तभी ये कमरे में दाखिल हुए। कुछ कहना तो चाहते, लेकिन बिना कुछ बोले वापस जाने को हुए। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैंने आपकी खातिर अपना घर बार छोड़ कर आई हूँ और आप हैं कि बात भी नहीं कर रहे। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए बेड पर बैठने को कहा। कहकर वो चुपचाप बैठ गए। फिर जैसे उनको मेरी तरफ हरी झंडी मिल गई, वो एकाएक उन्होंने मेरे शरीर को छुआ। मुझे
अपनी पहले तरफ खींचा। मैं असहज महसूस करने लगी, लेकिन मैंने इसका विरोध नहीं किया। धीरे धीरे ये मुझे अपनी बाहों में लेकर मुझ पर हावी हो गए, एकाएक सारे कमरे में मुझसे अलग कर दिए। कुछ ही पलों में ये सारा तूफान थम गया। ये मुझसे अलग होकर कहने लगे, जल्दी से कपड़े पहन लो। धीरे धीरे रात हो गई। रात और रात में भी वही सब हुआ। धीरे धीरे समय बीत गया। शादी के 11 महीने में मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और मन अभी भी बच्चा था। बच्चे के आने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन मेरी पोजीशन वहीं की वहीं। चौका बर्तन, झाड़ू पोछा, बच्चे की देखभाल, फिर रात में पति को सुख देना, यही दिनचर्या बनी थी गई। समय के साथ बेटा का जन्म के ठीक 2 साल बाद मैं फिर गर्भवती हो गई। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे और ज़िंदगी कटती रही। एक दिन अचानक से मायके से खबर आती है कि मेरी माताजी नहीं रही। यह सुनते ही मानो कि कान के पर्दे फट गए हों। अब क्या कहती। किसी तरह से आनन फानन में 7 महीने का बच्चा पेट में लिए माँ के अंतिम दर्शन के लिए आई। ऐसा लगा मानो संसार से ही खत्म हो गया। रोते बिलखते माँ को अंतिम विदाई दी। दुखी मन से माँ को षष्ठ क्रम पूरे किए। फिर चिंता हुई कि अभी सबसे छोटी बहन का विवाह नहीं हुआ, कैसे क्या होगा। छोटी बहन छोटी नहीं थी, इसी वजह से वह 2 सालों से पारिवारिक विवाद हो रहा था। असल बात यह थी कि मेरे पति के छोटे भाई यानी कि मेरे देवर से मेरी बहन के साथ चक्कर था। यह बात किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस यही हाल था कि माँ ने मेरे बस के 1 महीना हुआ था कि दोनों ने लव मैरिज कर ली। अब क्या करें। दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं, किसका साथ दूं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शुरू से ही सीधी सादी लड़की थी। छल कपट मुझे नहीं आता था, इसीलिए मेरे पिताजी के साथ दिया और अपनी गृहस्थी भी दांव पर लगा दी। गलती ना मेरी थी ना उनकी, उन दोनों ने ही अपने परिवार का साथ दिया, लेकिन इस साथ में हमने एक दूसरे का साथ खो दिया। छोटी बहन की मंदिर में शादी करा के उसे विदा करा दिया गया। वो ससुराल चली गई। उस विवाह से मैं और पिताजी 2 लोग सम्मिलित नहीं हुए। ऐसा इसीलिए कि एक तो माँ के गुजर जाने को 1 महीना हुआ था, ये शादी, और दूसरा कि उस समय मुझे छोड़कर 2 बच्चे उठा ले जाने की धमकी दे रहे थे वे लोग। 15 दिन बीत गए। इसी बीच में उनकी यादों की वजह से परेशान थी। थक हार के फ़ोन कर ली तो कोई जवाब नहीं देते। तभी अचानक एक दिन फ़ोन आता है कि घर पे रिसेप्शन पार्टी है, तुमको आना है। पिताजी ने कहा कि नहीं जाना है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं आ गई ससुराल। इनके पास कोई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, ये तो बिल्कुल नहीं। पार्टी ख़त्म हो गई। रात को कमरे में सोने आए तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मनोहार करते करते इन्होंने मुझे गले लगा लिया। दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। आखिर वो मुझसे प्यार जो करते हैं। अगली सुबह सब लोग का व्यवहार ठीक था। समय बीतता गया। फिर अक्टूबर के महीने में एक बेटी को जन्म दिया। इसी के साथ मायके जाना आना जाना लगा रहता। समय बीतता गया। वैवाहिक जीवन तो सामान्य रहा, लेकिन एक बहू के रूप में जीवन कठिन रहा। कारण था सासु ससुर के ताने। शादी के बाद छोटी बहन को तो किसी तरह पिताजी से बात करके मायके बुलवा लिया, लेकिन अब तो मैं फंस गई। रात दिन के ताने सुन सुन के पागल सी बैठी। इससे कहती तो कुछ ना कहते। अब शादी को 6 साल होने को आए। तब तक एक और खुशखबरी, मैं तीसरी बार पेट से थी। पर इस बार किसी से ज़्यादा खुशी न थी। सभी लोग अबॉर्शन कराने की राय देते, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। एक कहावत है कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके सब जग बैरी होई। और वही हुआ। लाख कोशिशों के बाद भी अबॉर्शन न हो सका और 9वें महीने में मेरे गर्भ से एक बेटे का जन्म लिया। बेटे के जन्म के तीसरे दिन से मुझे बुखार आना शुरू हो गया। तरह तरह की दवाइयाँ देते रहे, मुझ पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 5वें दिन किसी तरह चिटहार
छठी हार की पूजा संपन्न हुई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। किसी तरह आनन फानन में मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार शुरू हो गया, लेकिन मुझे 3 दिनों तक होश नहीं आया। 5 दिन का अबोध बच्चा मेरे घर में गया, गाय का दूध के सहारे पल रहा था। मैं अस्पताल में अपनी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर प्रयास पे प्रयास कर रहे थे, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। परिवार के सभी लोग परेशान थे और इनका हाल तो पूछो ही मत। जैसे शून्य पागलों की दशा हो गई हो थी। ड्यूटी छोड़कर 17 दिन अस्पताल में मेरे पास रहे। इसी चक्कर में नौकरी से हाथ धोने बैठे। लगभग छठे दिन मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। सबने मन में एक उम्मीद की किरण जगी। बस इसी सहारे लगभग 16 दिन लगे। सुधार होने में 17वें दिन अस्पताल से छुट्टी हो गई। मैं घर आ गई। दोनों बच्चे दौड़कर मेरे पास आ गए। मुझे देखकर जैसे उन्हें जोश आ गया। मुझे हौसला मिल गया। कुछ देर में छोटा बच्चा जो मात्र 20 दिन का था मेरे सामने लाया गया। उसे देखते ही मेरी ममता जाग उठी और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे अब कभी भी अपने बच्चे के पास नहीं लौट पाऊंगी। ममता तो उमड़ पड़ी थी, लेकिन एंटीवायरस दवाइयों की सारी हिम्मत तोड़ दी थी। अब तो बस समय का इंतज़ार था कि धीरे धीरे शरीर फिर से बल होगा। समय बीत रहा था। इनकी भी कोई कमाई नहीं थी, इसीलिए कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। 3 3 बच्चों का खर्च, यह सब सास ससुर के ऊपर था। तो लाजमी है कि 4 बातें भी सुनने को मिलती थी। ऐसे में मन अक्सर दुखी रहता था, लेकिन चाहे जो भी हो, उन दिनों इनका साथ मुझे भरपूर मिलता था, जो अब मुझे कभी कभी नसीब होता है। जैसे तैसे 1 साल बीत गया। बड़ा बेटा पढ़ने लायक हो गया, सो उसका एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में हो गया, जो थोड़ी दूर था। इसी बीच छोटे ससुर जी, जो बाहर नौकरी करते थे, वो घर आए थे। बातचीत करने के बाद उन्हें अपने साथ ले गए और एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी। इनके जाने के कमी तो खलती थी, लेकिन छोटे बच्चे थे और काम ज़्यादा, सो समय कट जाता था। इनको गए अभी 1 महीना ही हुआ था कि तभी दादाजी का देहांत हो गया और इनको घर आने का एक बहाना मिल गया। आने की खबर सुन के मैं भी मन ही मन खुश थी। वो आए, 10 दिन तक रहे और फिर वापस ड्यूटी पर चले गए। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। घर का काम और 3 बच्चों की जिम्मेदारी के कारण मेरे छोटे बेटे बड़े बेटे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। नतीजा ये कि वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब इसी कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा। मैं क्या करती। गर्मी की छुट्टियां आ गई, मैं मायके चली गई। इसी में थोड़ा सा समय खुशहाल बीत गया। मगर कितने दिन। छुट्टी ख़त्म होने को थी और मुझ पर लगातार प्रेशर बनाए हुए थे कि घर चली आओ। मैं क्या करती। दुखी मन से ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी बाबूजी बोले कि यही बाबू का एडमिशन करवा दो, यहीं रहकर पढ़ लेगा। मुझे भी बात जमी, लेकिन क्या करती, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सो मैंने कहा। बड़ी मन्नतों तब जाकर ये तैयार हुए, लेकिन उससे भी ये शर्त थी कि मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब मैं चिंता में पड़ गई कि एक तरफ बाबूजी के सामने बनाई गई इज्जत बचानी थी, वो ये कि ये अच्छा खासा कमाते हैं और अपना खर्च खुद ही चला लेते हैं, पर फिर एक बार इन्हें लाखों मन्नतों तब जाकर ये मुझे महीने का 1,000 रुपये देने को तैयार हुए। अब किसी 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 तरह से मैनेज करते हुए ज़िंदगी आगे निकल पड़ी। अब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती बेटे के उचित शिक्षा देने की थी, और उस पर भी ससुराल से या इनसे भी बार बार ये धमकी का रूप चेतावनी मिलती गई है। लड़के को पढ़ाने आई हो, जब नहीं पढ़ता तब बताता हूँ। अब आप ही बताओ कि एक औरत की इतनी मजबूरी होती है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मर्द के सामने हाथ फैलाए, और मर्द क्या इतने गैर जिम्मेदार होते हैं कि उन्हें जरा भी औरत की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता।
खैर जाने दीजिए। वो कहते हैं ना कि रिश्ते जितने पुराने होते हैं प्यार उतना ही बढ़ता है, और यह बात बिल्कुल सही है। समय अपनी गति से चल रहा था। धीरे धीरे मेरे तीनों बच्चे पढ़ने लायक हो गए। तीनों का एडमिशन मैंने शहर के अच्छे स्कूल में करवा दिया। पिताजी के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जो मन करे बनाया, जो मन किया खाया। लेकिन पैसे की तंगी रहती। कारण था कि मैं अपने मान सम्मान के लिए पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगती थी। कभी पिताजी के पास पैसे होते तो वो दे जाते, लेकिन उन थोड़े से पैसों से क्या होता। ये जो पैसे भेजते उनसे बच्चों की फीस जमा हो जाती। मायके में रहते हुए 3 बरस बीत गए थे। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न किसी स्कूल में पढ़ाया जाए जिससे हाथ में कुछ पैसे रहेंगे। मैंने इनसे इजाज़त ली। किसी तरह से इन्होंने हामी भर दी। अगले दिन मैं शिक्षिका के रूप में स्कूल जाने लगी। पहले थोड़ा अजीब लगता था, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। कुछ ही दिनों में विद्यालय में सब बच्चों की चहेती बन गई। साथ ही में पैसे भी हाथ में आने लगे। तब पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझ में भी कोई हुनर है। मेरे मैंने बच्चे पालने के साथ साथ उन्हें माध्यमिक शिक्षा भी दिलाई और नौकरी भी की। कुछ समय बाद बड़ा बेटा 9वीं कक्षा में दाखिला दिलवाने की बात चली, तो मेरे देवर जी भारतीय सेना में जवान थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास रहकर पढ़ लेगा। अब उन्हें अपनी बात इतनी शालीनता के साथ कही कि इसके अंदर भाई प्रेम जाग उठा, और बस एक ही राग पकड़ कर बैठ गई कि जब पढ़ेगा तो भाई के पास। मैं भी हमेशा की तरह विवश थी। क्या कहती। कोई विरोध नहीं किया। बेटा चला गया चाची यानी मौसी के पास रहने। अब 9वीं 10वीं में दुर्गति हुई। अब मैं क्या बताऊं। सासू माँ हमेशा छोटे बहू की तारीफ करती नहीं थकती। वो बहू जो 6 महीने में ही नहीं बीते थे कि अपने बच्चे को लेकर 3 महीने के टूर पर निकल गए। अब मैं क्या कहती। इन दोनों बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर मेरे बड़े बेटे के पास गई। 2.5 महीने रही, उसकी देखभाल की। आखिर बेटा तो मेरा ही है, सब छोड़ सकते हैं, पर मैं कैसे छोड़ती। इधर अब पिताजी भी बूढ़े हो चले थे। माँ पहले ही गुजर गई थी। अब मेरी ज़िंदगी कश्मकश में फिर घिर चुकी थी। 4 बेटों में 2 को इनसे कोई वास्ता नहीं था, और मैं तो उनके साथ ही रहती थी। बड़ी बहन ही थी जो मेरे गैर मौजूदगी में पिताजी के पास आया करती थी। जैसे तैसे समय कट गया। मैं 3 महीने बाद वापस बाबूजी के पास आ गई। ये 3 महीने दुर्दशा का भंडार हो गया। समय बीत रहा था, उम्र भी ढल रही थी। इनसे दूर अपने अकेलेपन का बोझ उठाए बस इस उम्मीद में जी रही हूँ कि कभी न कभी मेरे जीवन में भी सवेरा आएगा, या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। यही सोच के समय बिता रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी आपके लिए। आपको अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत